नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी साहित्य के सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यूजीसी नेट का सिलेबस हम पढ़ते हैं और उसी सिलेबस को आधार बना करके हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, ताकि अगर हम नेट के सिलेबस को पढ़ लेंगे तो हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वे सारे के सारे जो इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, आज हम मन्नू भंडारी कृत महाभोज जो नाटक है, महाभोज नाटक को पढ़ेंगे और उसके जो मुख्यांश है, उसके जो प्रमुख कथन है उनको देखेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ये मन्नू भंडारी का चित्र है और मन्नू भंडारी ये थी। और आपको मैं एक बात बता दूं, मन्नू भंडारी ने महाभोज नाम का पहले उपन्यास लिखा था, बाद में इसको नाटक में कन्वर्ट किया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखिए, पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी का जो जन्म है 3 अप्रैल 1931 को हुआ। मन्नू भंडारी कृत महाभोज नाटक का संपूर्ण अध्ययन हम करने वाले हैं। और मन्नू भंडारी संक्षिप्त जीवनी। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। तो पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी के बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी था। लेखक के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। लेखन का संस्कार उन्हें विरासत में मिला। उनके पिता सप्तराय भी जाने माने लेखक थे। मतलब क्या था, इनकी जो फैमिली थी एक तरह से लेखकों की चली आ रही थी। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियों को देखें, जो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं, रचनाओं को देखें, तो देखिए क्या है। कहानी इन्होंने लिखी है मैं हार गई, 1957 की है। 1957 में मैं हार गई कहानी का प्रकाशन हुआ और इसी समय और अन्य कहानियां भी लिखी गई हैं। एक प्लेट सैलाब, देखिए कहानी जो इनकी है मैं हार गई 1957 की, और 1962 की एक प्लेट सैलाब 1962 की। यही सच है 1966 की। तीन निगाहों की तस्वीर 1968 की। त्रिशंकु कहानी जो है 1978 की। श्रेष्ठ कहानियां आंखों, देखा झूठ, अकेली, बंदी नायक, खलनायक, विदूषक, रानी माँ का चबूतरा, ये सारी सारी इनकी विशेष कहानियां, महत्वपूर्ण कहानियां। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है इनकी कहानी मैं हार गई 1957 की है। एक प्लेट सैलाब 1962 की, ये दो कहानियां सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और त्रिशंकु जो है 1978 की, यह भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इन तीन कहानियों के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए कि मन्नू भंडारी की है। अगर हम इनकी उपन्यासों को देखें तो एक इंच मुस्कान 1962 की है। पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मन्नू भंडारी थी और राजेंद्र यादव थे, दोनों पति पत्नी थे और दोनों ही लेखक थे। ठीक है, तो राजेंद्र यादव की भी हम बहुत सारी कृतियों को देखेंगे और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि बाद में इनकी रचना है आपका बंटी, जो कि सिलेबस में भी लगा हुआ है, 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो जो चीज़ें हम उस उपन्यास में देखते हैं वही सारी चीज़ें इनके जीवन में घटित हुई है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने जीवन को ही आधार बना करके दूसरे का नाम लेकर के इन्होंने उपन्यास लिखा है। इनका भी क्या है, इनके पति के साथ विच्छेद हो जाता है, मतलब अलग अलग रहने लग जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, और इनका जीवन भी मतलब एक तरह से निराशापूर्व जीवन व्यतीत होता है। एक इंच मुस्कान 1962 की रचना है, राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। आपका बंटी 1971 की रचना है। कलवा भी 1971 का है। महाभोज 1969 ईस्वी की रचना है, उपन्यास है। देखिए 1969 में सबसे पहले इन्होंने उपन्यास लिखा था, 1979 में। फिर स्वामी जो पढ़ते होंगे आप, 1982 में इनकी ही रचना है। और देखिए क्या है नाटक देख लेते हैं। बिना दीवारों का घर 1966 में। महाभोज जो नाटक हम पढ़ने वाले हैं, महाभोज का नाट्य प्रकाशन 1983 के हुआ। देखा आपने कि जो महाभोज उपन्यास है उसका प्रकाशन 1979 में हुआ, और 4 साल बाद, महज 4 साल बाद इसका जो है नाट्य रूपांतरण भी कर दिया गया। फिल्म पटकथाएं भी इन्होंने लिखी। रजनीगंधा, निर्मला स्वामी, दर्पण, यही सच है, यही सच है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो मतलब यही सच है कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सच है कहानी पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बनी है।
आत्मकथा देखें तो एक कहानी यह भी 2007 में प्रकाशित हुई है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा शेर गेहूं 1993 की रचना है, प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण है। और देख लीजिए क्या है, लेखिका को साहित्य जगत में आपका बंटी उपन्यास से प्रसिद्धि मिली। और महाभोज नाटक का मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो देखिए क्या है, महाभोज नाटक सबसे पहले उपन्यास के रूप में 1969 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनीति पर आधारित यथार्थपरक है और इसी उपन्यास को नाटक के रूप में 1983 में प्रकाशित किया गया। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के रंग मंडल द्वारा मार्च 1982 में हुआ था और हिंदी साहित्य जगत में यह पहली अपने आप में अलग कृति है जिसे उपन्यास और नाट्य दोनों विधाओं में प्रकाशित किया गया है। महाभोज नाटक में सरोहा गांव का जिक्र है, तो पूछा जाएगा ना कि कौन से गांव का जिक्र है इस नाटक में। सरोहा, तो सरोहा गांव का जिक्र है और राजनीतिक उपन्यास है, तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसका जो प्रकाशन है 1983 में हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यह गांव उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग में स्थित है। अब देखिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इसमें महाभोज राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाई गया है। और राजनीति का जो नग्न स्वरूप होता है उसमें जो कुरूपता होती है उस चीज़ को इस नाटक में दिखाया गया है। मन्नू भंडारी के शब्दों में उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। आज के संदर्भ में जो राजनीति की परिस्थितियां हैं उसको दिखाता है। जिस प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाटक है बकरी, उसमें भी राजनीतिक यथार्थ को दिखाया गया कि किस प्रकार से उसमें कुरूपता है। इसमें भी वही सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। और देखिए क्या है, मन्नू भंडारी के शब्दों में महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी है। अब इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं, क्योंकि मिलान में सबसे ज़्यादा नेट के एग्जाम में मिलान वाले प्रश्न आते हैं, तो देखिए मुख्य पात्र इसके कौन है। दा साहेब, दा साहेब जो है क्या है, मुख्यमंत्री हैं। और सुकुल बाबू सत्ता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और सरोह गांव की विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। तो दा साहब मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू जो है विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं। अप्पा साहेब जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं और पांडे जी दा साहेब के निजी सचिव हैं। और लखन सिंह सरोहा गांव के सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी दा साहब का विश्वास पात्र है। और देखिए क्या है, जमुना बहन दा साहब की पत्नी है। जमुना बहन जो है दा साहब की पत्नी है। एसपी सक्सेना पुलिस अधीक्षक है। और डीआईजी सिन्हा यह बड़ा ही स्वार्थी चरित्र है। डीआईजी सिन्हा जो है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश किस्म का आदमी है, स्वार्थी है, तो पता होना चाहिए। श्रीमती सिन्हा डीआईजी की पत्नी। दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक। देखिए दत्ता बाबू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मशाल समाचार पत्र के संपादक है और भवानी जो है मशाल के सहायक संपादक है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो न्यूज़ है, मीडिया है, वह भी किस प्रकार से बिकी हुई है। सत्तारूढ़ जो शासक है उनके द्वारा किस प्रकार से ये मीडिया भी बिकी हुई है। तो इस नाटक में इस चीज़ को भी दिखाया गया है। महेश जो है रिसर्च स्कॉलर व सूत्रधार है और नरोत्तम जो है प्रेस रिपोर्टर है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब जितने भी पात्र हैं उनको देख लीजिए। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है, रत्ती दास साहब का पीए है और हीरा जो है बीसू के पिता हैं। देखिए इसमें जो हीरा है और हीरा जो है सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। हीरा जो है बीसू के पिता है और रत्ती दास साहब के पीए हैं, ठीक है। विशेषर उर्फ बीसू मुख्य पात्र। हरिजनों का हमदर्द जो हरिजन बस्ती में आगजली के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा बीसू का अभिन्न मित्र था। तो जो बिंदा था बीसू का अभिन्न मित्र था। और
रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर जो है स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी है। तो आपको पता ही है कि जो सत्ताधारी पक्ष है उसके साथ जो गुंडे हैं या जो ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, बाहुबली किस्म के लोग हैं, वे उनका सहयोग करते हैं और उनको उनके सहयोग की आवश्यकता भी रहती है। काशी जो है सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और मदाशिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं और जोरावर जो है स्थानीय बाहुबली और दास साहब का सहयोगी है। लखन सिंह जो है सरोहा गांव की सीट से सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी दास साहब का विश्वास पात्र है। लोचन भैया देखिए क्या है, सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों को मुखिया है। दत्ता बाबू देखिए कौन है, मसाल समाचार पत्र के संपादक है। तो देखिए वही सारी चीज़ें मेरे ख्याल से रिपीट हो गई हैं, तो आप इसको स्क्रिप्ट कर सकते हैं। महाभोज नाटक का उद्देश्य क्या है, तो अब इसको देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण है। इसमें गरीब और दलितों के आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। चाटुकारिता, पद लोलुपता, लोकतंत्रीय व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग की झलक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों का स्वार्थवश बिकाऊ हो जाना भी है इसमें दिखाया गया है। गुनाहगारों को बचाने और बेगुनाहों को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। तो ये चीज़ें जो है वर्तमान समय में भी इतनी ही सहज है, इतनी ही सही है जो कि उस समय थी। नाटक में टोटल 11 दृश्य हैं, 11 दृश्य है, ठीक है। अंक एक ही है। नाटक का 1 मिनट देख लेते हैं अंक इसमें कितने हैं, अंक नहीं दिया हुआ, 11 दृश्य हैं। नाटक का कथानक महाभोज उपन्यास का ताना बाना उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। यह गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। गांव में विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने वाला है। कहानी विशेषर उर्फ बीसू की मौत की घटना से शुरू होता है। सरोह गांव के हरिजन बस्ती में आगजनी की घटना में दर्जनों व्यक्तियों की निर्मम हत्या हो चुकी थी। बीसू के पास इस हत्याकांड के प्रमाण थे जिसे वह दिल्ली ले जाकर दिखाना चाहता था। दिल्ली जाकर सक्षम पदाधिकारियों को सौंपना चाहता था और बस्ती के लोगों को न्याय दिलवाना चाहता है, किंतु राजनीतिक षड्यंत्र और जोरावर और षड्यंत्र के कारण बीसू के चाय में बीसू के चाल, देखिए चाय नहीं है, चाल में 2 लोगों को भेजकर जहर मिला दिया जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। बीसू के मौत के बाद उसका साथी बिंदेश्वरी उर्फ बिंदा इस प्रतिशोध को जिंदा रखता है। बिंदा को भी राजनीति और अपराध के जाल में फंसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पिछड़ी और वंचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार और प्रतिनिधि चरित्रों द्वारा उसका प्रतिरोध इस नाटक का गति प्रदान करता है। देखिए इस नाटक में दलित वर्ग की जो समस्याएं हैं, उनके साथ होने वाले दुराग्रह हैं, जो कि राजनेताओं के द्वारा भी होता है, समाज के द्वारा भी होता है, वह सारी चीज़ों को दिखाया गया है। उनका किस प्रकार से जो स्वार्थी लोग हैं उपयोग करते हैं वोट लेने के लिए खाली, लेकिन उनका जो सहयोग है करना कोई नहीं चाहता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस नाटक को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से इस नाटक में दिखाने की कोशिश की गई है। और बीसू जो है इस नाटक का नायक है, जो कि मर चुका है, और मतलब मुख्य पात्र वही है। नाटक की शुरुआत उसी से होती है। और देखिए क्या है, पहला दृश्य क्या है, इस दृश्य में बीसू की माँ अपने बेटे के लाश के पास छाती पीट पीट कर रो रही है। तो पहले दृश्य में बीसू की जो माँ है तो वह अपने बेटे के पास रो रही है। बाप घुटनों पर सिर झुकाकर बैठा है, चारों तरफ लोग जमा हैं। माहौल में सनसनी और तनाव है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गया है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, हालांकि आए दिन की तुलना में इस बार पुलिस थोड़ा मुस्तैद दिखाई देती है ना। गांव में सभी लोगों को यह यकीन हो गया था कि बीसू की हत्या हुई है। आगजनी वाली घटना के कारण विशेश्वर की हत्या
सिर्फ एक दलित युवक की हत्या नहीं थी, उस लोकतंत्र प्रणाली की हत्या थी जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने और आदर्श बातों की जाती है। क्योंकि किसी भी देश या समाज में विकास की नींव रखने के लिए इस दोनों का होना बेहद जरूरी माना जाता है। तो देखिए, पहले अंक में बीसू की हत्या हो गई, उसकी जो माँ है उसके पास रो रही है, छाती पीट पीट के, उसका बाप घुटनों पे हाथ रख के रो रहा है, सर रख के रो रहा है। तो ये जो है पहले उसकी मतलब दृश्य की घटना है। अब दूसरे दृश्य की देखते हैं। दूसरा दृश्य जो है शहर का माहौल है। यहाँ मसाल साप्ताहिक का कार्यालय है और भवानी अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त है। नरोत्तम गांव से रिपोर्ट लेकर सीधे भवानी के पास पहुंचकर गांव का सब हाल सुनाता है। विशेश्वर हरिजनों का नेता था। गांव के चुनावी सरगर्मी में ऐसा होना कोई आम बात नहीं है। आगजनी वाली घटना में किसी के कानों पर जू तक नहीं रेगी, किंतु इस घटना में सब कुछ मुस्तैदी से हो रहा था। पूर्व मंत्री सुकुल बाबू का चुनाव में खम ठोककर खड़ा होना, दोनों के बीच समसामयिक परिस्थितियों के बारे में बात होती है कि आज भी हरिजनों की जिंदगी बदतर ही है। इस आगजनी में 9 लोगों के जलकर मर जाने के बाद भी मामला ठंडा पड़ गया था, जबकि विधानसभा तक बात उठी थी। यहाँ पत्रकारिता का दो चेहरा दिखाई देता है। जहाँ पर एक और नरोत्तम है जो सही और सत्य पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर दूसरी ओर भवानी है जो पत्र का अधिक बिक्री कैसे और किस माध्यम से हो वैसी पत्रकारिता करता है। नाटक में समसामयिक परिस्थितियों का यथावत जिक्र है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। अब देखिए तीसरे दृश्य में क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। तीसरा दृश्य जो है, यहाँ दास साहब के घर और घरेलू दफ्तर का दृश्य है। यहाँ पर लखन इस बात से हैरान है कि बीसू की हत्या के खबर अखबार में छपी है। हरिजनों के सारे वोट विपक्षी पार्टी सुकुल बाबू को चली जाएगी, इस बात से वह आतंकित है। चुनावी दाव पेच और वोट कैसे और किस तरह लालच देकर लिया जाए, इसकी योजना बनाई जाती है। नाटक में चुनावी माहौल को दिखाया गया है। तो तीसरा दृश्य भी आपने देख लिया। चौथे दृश्य में देखते क्या है। चौथा दृश्य, विशेश्वर की मौत से आक्रोशित बिंदा उसके मौत का बदला लेने के लिए तैयार रहता है। महेश और रुक्मा उसे इस पचड़े में न पड़ने की सलाह देती है। विशेश्वर की मौत के कारण गांव में सभी ग्रामीण नारे और जुलूस निकालकर आक्रोश दर्शाते हैं। वहीं सुकुल बाबू गांव में जनसभा करते हैं। आगामी चुनाव के मद्देनजर जनसभा का अंत सुकुल बाबू और दास साहब के लोगों के बीच मारपीट से होती है। पांचवा दृश्य देखिए, राजनीति में किस प्रकार प्रलोभन देकर रैलियों में भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें यह तरकीब सुकुल बाबू अपनाते हैं। इस रैली में दास साहब के पार्टी के लोग आगामी चुनाव के मद्देनजर थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वैसे भी दास साहब के पार्टी के लोग इनसे बेहद नाराज थे। लखन को सुकुल बाबू के मुकाबले खड़े करने से दास साहब मामले की पुनः रिपोर्ट बनाने के लिए सक्सेना को कहते हैं। अप्पा साहब से पार्टी के सभी लोग मतभेद का दरकिनार करके पार्टी का साथ देने के लिए कहते हैं। तो देखिए इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब पार्टी में कुछ मतलब फूट आती है, मतलब पार्टी कमजोर पड़ने लगती है, तो किस प्रकार से जो लोग उसका सपोर्ट नहीं करते वह भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं। और देखिए क्या है, छठा दृश्य क्या है, मसान का दफ्तर। वहां महेश और बिंदा नरोत्तम और कहने पर आगजनी की सबूत लेकर जाते हैं। दत्ता बाबू द्वारा ढंग से और मामले की गंभीरता को न समझते हुए बेहद लापरवाही के साथ पेश आते हैं, जिससे वे दोनों गुस्से में वापस चले जाते हैं। नरोत्तम का इस बात से आग बबूला होकर मशाल छोड़ने की बात करता है। सातवां दृश्य, गांव में दास साहब के जन संबोधन की तैयारी जोरों से की जा रही है, जिसमें जोरावर पूरी व्यवस्था का जायजा खुद बारीकी से ले रहा है। इस
बात से जोरावर खुद को बहुत तिरस्कृत महसूस करता है। इसी बीच काशी, जो कि शुक्ल बाबू के विरोधी पार्टी का सदस्य है, इस मौके का फायदा उठाता है और जोरावर को भड़का कर चुनाव में खड़े होने की राय देता है। 8वां दृश्य, एसपी सक्सेना बीसू की मौत की पुनः तहकीकात करने गांव आता है। समूचे गांव में खलबली मची हुई है। सक्सेना एक एक करके सबकी गवाही लेता है। बिंदा ने साफ साफ जोरावर का नाम बताया और आगजनी के पीछे भी उसी के हाथ होने का कारण वह बीसू के जान का दुश्मन था। आगजनी के सभी सबूत बीसू ने इकट्ठे किए हुए थे, जिससे जोरावर की संलिप्तता थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी जहर से मौत की बात पता चलती है, तो चाय में जहर मिला के उसको पिला देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें पता लग जाती है। 9वां दृश्य क्या है, अचानक सक्सेना के रेस्ट हाउस पर रात को महेश आता है। बिंदा की गवाही के कारण उसकी पिटाई की बात बताता है और जिन लड़कों ने बीसू को जहर दी थी उनके बारे में बताता है। उन दोनों को पकड़ लीजिए, वही एकमात्र सबूत है, नहीं तो बिंदा ही उसे मार डालेगा। दोनों लड़के टिटहरी गांव के हैं, बिंदा भी वहीं गया है। और देखिए 10वां दृश्य है, सक्सेना के रिपोर्ट में जोरावर को साफ साफ हत्यारा घोषित किया गया। जोरावर के चुनाव में खड़े होने से होने वाला नुकसान से दा साहब हैरान हो जाते हैं। जोरावर को सक्सेना की रिपोर्ट से धमकाते हैं और वह चुनाव में खड़े होने के फैसले को बदल देता है। दा साहब इस मामले में बिंदा को बीसू का हत्यारा बताते हैं कि रुकमा के साथ संबंध को बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया। चोरी छुपे उसने इस कार्य को अंजाम दिया। दा साहब ने डीआईजी को कहा कि सक्सेना को सस्पेंड करो और बिंदा को गिरफ्तार करो। इस दृश्य में राजनीति में व्याप्त शक्ति का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। ईमानदारी का कोई वजूद नहीं, यह भी साफ दिखाई देता है। तो देखिए, आपको पता ही है कि किस प्रकार से जो मीडिया है बिकी हुई है राजनेताओं के द्वारा। हर मीडिया जो है किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप न्यूज़ चैनलों को देखते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा कि जो न्यूज़ चैनल है किसी एक पार्टी का ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो वो सारी चीज़ें जो है मीडिया का जो दोगलापन है, जो उसका दोहरा चरित्र है, उसको दिखाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए घातक है और जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, वह उस लोकतंत्र को बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचाता है। 11वां दृश्य और इसका अंतिम दृश्य है, जोरावर के घेर पर जश्न का माहौल है। जो जोरावर का घर है उसके घर पर जश्न का माहौल है, जहां उसके बीशू के हत्या के मामले से साफ बाहर निकल जाने की खुशी में नाचने वाली को बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिन्हा आईजी के प्रमोशन और शादी की 25वीं सालगिरह का प्रश्न मना रहे हैं। उधर थाने में बिंदा को मार मारकर बीसू ने खून का इकरार करवाने में लगे हैं। वहाँ जो बिंदा जो गया था अपने दोस्त की वो अपने दोस्त के लिए लड़ाई करने के लिए, उसको मार मारकर उसको खून के अपराध में धकेलने की कोशिश की जा रही है। महाभोज नाटक में सभी दृश्य दास साहब के घर का दिखाया जाता है, तो कभी थाने में पिटता हुआ बिंदा का। एक तरफ दास साहब बिंदा को फंसाकर दुनिया के सुख और आराम फरमा रहे हैं, वहीं बेकसूर बिंदा दर्द से करा रहा है। पुनः जोरावर के घर का दृश्य है, सिन्हा का पार्टी का दृश्य है और दास साहब के खाने पीने का दृश्य आता है, या सभी महाभोज चलते रहते हैं। फिर थाने का दृश्य आता है, बिंदा करा रहा होता है, महेश वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाता और नाटक समाप्त हो जाता है। तो देखिए, इस नाटक में जो दिखाने की कोशिश की गई है कि समाज किस प्रकार से आज पथभ्रष्ट हो गया है, राजनेता हमारा किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उनको जिता देते हैं, शक्ति दे देते हैं, लेकिन वे हमारे हित के लिए कुछ नहीं करते। और इसमें जो दरिद्र लोग हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जो
जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका किस प्रकार से शोषण किया गया है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस नाटक का निष्कर्ष भी देख लीजिए। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक अपने नाम को पूरी तरह से सार्थकता प्रदान करता है। महाभोज अर्थात बड़ा भोज, बड़ा आयोजन जिसमें खाने के लिए बड़े बड़े लोग आमंत्रित किए जाते हैं। किंतु यहाँ पर बड़ा भोज किसी खाने को लेकर नहीं बल्कि व्यक्ति वर्ग की अस्मिता से जुड़ा है। इस नाटक में मन्नू भंडारी ने राजनीति के सिर्फ एक रूप को ही नहीं दर्शाया है, अपितु अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसी चीज़ों की भी उजागर किया है जो सहज नहीं है। तो ये जो है महाभोज नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगर आपके सिलेबस में बीए या एमए के सिलेबस में महाभोज नाटक लगा है तो आपको पूरा नाटक या उपन्यास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इसको देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है नाटक में दी गई हैं। और अगर आप एस्पिरेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आप इसको देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथियों को भी जोड़िए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो ये चैनल, यही मेरी आशा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।